हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत कुमार मिश्रा आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। हमारा एक नया चैप्टर लेकर प्रेपोजिशन के बारे में। आप जानते भी होंगे, एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं उससे रिलेटेड, और काफ़ी कुछ है उसके बारे में सीखने को। हालांकि पर जो मेन प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में वो मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बारे में हम समझेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से कंटिन्यू होगी। नेक्स्ट मंथ जो हमारा एग्ज़ाम है मार्च में, उसकी तैयारी आप बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। और अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई कुछ लगता है, तो आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप ऑन है। वहाँ भी नहीं बनता है तो आप सर को कांटेक्ट कर दें, सर को वो डाउट दे दें, वो मेरे तक पहुँचेगा। मैं उसको जितने जल्दी जल्दी हो सकेगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है रिस्पॉन्ड करने में। क्लासेस रहती हैं सुबह से शाम तक, है ना, तो कई बार थोड़ा टाइम लगता है हमको। पर ऐसा नहीं है कि आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछा है, मैं जैसे ही उसको देखूंगा कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी उसका सॉल्यूशन मिल जाए। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कैसे आपको स्टडी करनी है, थोड़ा रीडिंग पर ध्यान ज़्यादा दें। रीडिंग आपको रहेगी, वोकेबलरी जो हमारी चल रही है, ये वोकेबलरी जैसे मान लो हमारा सेशन खत्म भी हो जाता है, या जैसे मैं कहूँ कि हमारा अभी सिलेबस ऑफ हो जाएगा तब, तो मैं आपको आपके ग्रुप पर भेजता रहूँगा। एक स्टडी मटेरियल बनवाया है मैंने, जिसमें हमारा कॉम्प्रीहेंशन वाला पूरा ऐड है, तो मैं वो कॉम्प्रीहेंशन वाला मटेरियल आपको सर के थ्रू पहुंचवा दूंगा। उसमें आंसर्स भी होंगे, तो आपका जो अलग से जो पढ़ाने का बोल रहा था मैं आपको, तो ठीक है, अब आपके पास उतना टाइम तो है नहीं, तो आप क्या कीजिएगा, उससे स्टडी करने की कोशिश करना। उसमें आपको एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, इडियम्स, है ना, पैराजम्बल्स, आपके जो मैं कह रहा था पैसेज है, क्लोज टेस्ट हैं, जो भी उससे रिलेटेड हमारे जो प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उससे रिलेटेड मैंने उसमें बनाया हुआ है। जैसे ही वो फाइनलाइज हो जाता है 2-4-5 दिन में, थोड़ा मैं उसको रेक्टिफाई कर लूँ, देख लूँ कहीं एरर वेरर ना हो, और मैं आप तक पहुँचवा दूंगा। अब वो सर डिसाइड करेंगे कि उसका चार्ज रखना है उनको, जो रखना है, या वो उसको फ्री रखना चाहते हैं। जैसा भी रखना चाहेंगे वो आपको स्टडी मटेरियल वहाँ तक पहुँच जाएगा। उसको बनाया मैंने ऐसे है, चूंकि हैंड रिटन है, वो खुद का ही बनाया हुआ है, तो काफ़ी एनालिसिस करने के बाद बनाया है। अगर आप उसको बहुत अच्छे से अप्रोच करेंगे उस स्टडी मटेरियल को, बहुत ज़्यादा नहीं है, 60-70 पेजेस का होगा, 80 पेजेस का, तो उसको आप एक बार थॉरो स्टडी करेंगे तो आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए, तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ हमारा आज का लेक्चर। आज का हमारा पहला वर्ड है गैम्बिट, GAMBIT। अगर मैं गैम्बिट की बात करूं तो हिंदी में इसको चाल कहते हैं। अच्छा, चाल का मतलब सिर्फ ऐसी चाल नहीं जो आप डेली सोप में देखते हैं कि एक सास बहू के खिलाफ चलती है, बहू सास के खिलाफ चलती है, वो वाली चाल नहीं। चाल मतलब वो भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। पर जैसे किसी गेम में है कि भाई, अब मान लीजिए इंडिया को विकेट की जरूरत है, तो जो इंडियन कैप्टन है उन्होंने फील्ड में थोड़ा चेंज किया, वो चाल है। अच्छा, ये चाल है दूसरे पर एडवांटेज लेने के लिए, दूसरे पर दूसरे से आगे निकलने के लिए। एन एक्ट, और ऐसा लिखा जाएगा, ये एन एक्ट और, तो एक साथ एक्टर लिख दिया, एन एक्ट और रिमार्क दैट इज कैलकुलेटेड टू गेन एन एडवांटेज। एक कोई एक्ट, एक कोई रिमार्क, एक कोई चीज जो बनाई गई है, जो यह की जा रही है ताकि किसी पर एडवांटेज मिल सके, किसी पर हम हावी हो सकें, वैसा वो। इसके सिनोनिम क्या है, तो इसके सिनोनिम जो है आपके वो हैं, ये प्ले नहीं है, ये प्लॉय है, PLOY, प्लॉय, स्ट्रेटाजेम, आर्टिफाइस, टैक्टिक। फिर है हमारा एक और वर्ड इसमें आप ऐड करेंगे, मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं, आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। आप इस उसमें नहीं रहेंगे कि सर हमारे पास तो वीडियो है, हम तो कभी भी देख सकते हैं। पेपर देना है आपने, तो आपको इसको शॉर्ट नोट्स की तरह अपने पास लिखते रहें। सेंटेंस भी इसलिए कराता हूं ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें। तो टैक्टिक, फ्लिम फ्लैम, और एक बहुत फेमस वर्ड है इंग्लिश में, गिमिक। पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन सही करें, ये गिमिक है, गिमिक, ठीक है, जिमिक नहीं पढ़ेंगे, गिमिक पढ़ेंगे। तो ये इसके क्या होगा बेटा, सारे सिनोनिम। गैम्बिट का हिंदी मतलब क्या है, चाल। दूसरा वर्ड है एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी, एन अर्जेंट नीड और डिमांड।
किसी चीज की नीड, किसी चीज की डिमांड जो अर्जेंट है, मतलब अभी चाहिए, मतलब तुरंत चाहिए। जैसे हमारे लिए एक्सीजेंसी क्या है? हमारे लिए एक्सीजेंसी है एग्जाम के टाइम पर शॉर्ट नोट्स, जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे जिस भी चैप्टर में। जैसे सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, तो मैथ्स में अगर कभी आपने कोऑर्डिनेट पढ़ी है, तो कोऑर्डिनेट के जो मेन मेन पॉइंट हैं वो आपने लिख रखे हैं, तो वो एक्सीजेंसी है ना, तुरंत चाहिए आपको, नीड है अर्जेंट कि तुरंत में आपका काम हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा बेटा आपका? इमरजेंसी, नीड, अर्जेंसी, क्राइसिस और नेसेसिटी, ये उसके समानार्थी हो गए। फिर तीसरा वर्ड है आपका फोरे। फोरे का क्या मतलब है? अ सडन अटैक, एकदम से किया हुआ हमला। हमला कैसा? एकदम से। जैसे इसमें एक सिनोनिम लिखा हुआ रेड, हमारे एक एक्टर है ना अजय देवगन, उनकी एक मूवी आई थी रेड, है ना, वैसे ही। तो वो रेड भी क्या है कि किसी के घर पर, किसी की टेरिटरी, किसी के क्षेत्र पर जब आप एकदम से घुस जाते हैं, तो वो क्या है? एक सडन अटैक ही तो है। तो रेड, इनकर्जन, इनरोड और इन्वेजन, ये क्या है बेटा? उसके समानार्थी। किसके समानार्थी हैं? फोरे के। चौथा वर्ड है हमारा डिस्परेज। डिस्परेज का मतलब होता है दो चीजें हैं, या तो किसी को तुच्छ समझना, तुच्छ समझना, या फिर किसी को नीचा दिखाना। तुच्छ समझना या नीचा दिखाना क्या कहलाएगा आपका? डिस्परेज करना। ओके। रिगार्ड और रिप्रेजेंट, रिगार्ड मतलब किसी की इज्जत करना। कैसे इज्जत करना? कि उसको नीचा समझना, ऑफ लिटिल वैल्यू, कि उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं है, उसकी वर्थ बिल्कुल नहीं है। या फिर किसी को रिप्रेजेंट करना कि उसकी बिल्कुल कीमत नहीं है। जैसे अगर कोई हमारे सामने सस्ते कपड़े पहन के आ जाता है, सब सस्ते जूते चप्पल पहन रखे हैं, उसका बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, तो हम उसको कैसे करते हैं? जनरली लोग कैसे करते हैं? उसको डिस्परेज करते हैं, नीचा दिखाते हैं, है ना। जैसे बच्चा अगर ऑफिसर बन गया है, तो माँ बाप उसके भाई धोती पहनते मान लेते हैं उसका पिता, तो पिता अगर उसको आ जाते हैं उसके सामने या उसके ऑफिस आ जाते हैं, तो बच्चा क्या करता है? या तो उनको डिसरिगार्ड करता है, उनकी इज्जत नहीं करता है, दूसरों से छुपाता है, या समझता है कि ये लोग क्या है? हमसे नीचे वैल्यू के हैं, है ना, इनकी वैसी इज्जत नहीं है जैसे हमारी है। तो वो सब करनी जो है, वो जो हरकतें करते हैं बच्चे बड़े बनने के बाद, वो डिस्परेज है। बिलिटिल, एप्रिशिएट, आपने सुना होगा एप्रिशिएट। बेटा एप्रिशिएट क्या होता है? जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं कि वाह यार तुमने कितना अच्छा काम किया। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होगा? जब हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं, है ना, वैसा अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। डेनिग्रेट, ये इसके सिनोनिम है। जबकि इसके नीचे लिखे हुए जो वर्ड हैं बेटा, ये इसके ऑपोजिट हैं या फिर ये इसके एंटोनिम्स हैं, है ना। तो ऑपोजिट या एंटोनिम्स हैं ये इसके। अब इसमें क्या आएगा? जैसे आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं, उसका अपोजिट क्या बनेगा? उसको शाबाशी देना, उसको अच्छा अच्छा बोलना, अक्लेम करना, अपलॉड करना, एक्साल्ट करना, एक्सटोल करना, और ये सब क्या है? वर्ब है। ठीक है। अब इस पर बेस्ड ये फिलर्स हैं हमारे, जैसा कि मैं हमेशा कराता हूं। अब किसी बच्चे को लगेगा सर आपने वर्ड तो 5 ही पढ़ाए हैं और आपने फिलर, सॉरी वर्ड तो 4 ही पढ़ाए हैं और फिलर्स 5 दे दिए। तो वो इसलिए दिए हैं क्योंकि एक वर्ड एंटोनिम भी सिखाया मैंने आपको। तो आप इसको प्रॉपरली पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, चलिए। तो मैं ये समझता हूं कि आपने इसको प्रॉपर पॉज किया होगा और इसके क्वेश्चंस लगाए होंगे। तो पहला जो सेंटेंस है, लिखा है द प्रेसिडेंट इज फ्री टू एक्ट इन एनी सडन एक्सीजेंसी। भाई जो प्रेसिडेंट हैं वो फ्री हैं एक्ट करने के लिए अगर कोई सडन एक्सीजेंसी है। सडन एक्सीजेंसी है मतलब बेटा कि एकदम से कोई इमरजेंसी, कोई बात आ गई है, तो प्रेसिडेंट उसमें क्या है? फ्री है एक्ट करने के लिए। His book is dash the benefits of vegetarianism sold thousands of copies। उसकी जो बुक है, जो वेजिटेरियन होने के लिए उसको क्या कर रही थी? वेजिटेरियन जो होते हैं उनको क्या कर रही थी? उनको अच्छा अच्छा बोल रही थी, उसके बेनिफिट्स बता रही थी। तो जब आप किसी चीज के बेनिफिट बताते हैं तो उसको क्या कर रहे हैं आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अब आप उसमें से कोई भी वर्ड ले सकते हैं। जैसे आप चाहो तो अक्लेम ले लो, अपलॉड ले लो, एक्साल्ट ले लो, एक्सटोल ले लो। मैं एक्सटोल ले लेता हूं। तो यहां पर इज है, तो या तो इज के साथ पैसिव आएगा या फिर कंटिन्यूस आएगा। तो मैं कंटिन्यूस लिखूंगा क्योंकि हिज बुक
इज एक्सटोलिंग, उसकी जो किताब है वो किसी चीज को एक्सटोल कर रही है। किसको एक्सटोल कर रही है? बेनिफिट्स को। किस चीज के बेनिफिट? वेजिटेरियन होने के बेनिफिट। तो हिज बुक इज एक्सटोलिंग द बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेरियनिज्म, सोल्ड थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज। और उसकी क्या बिक गई बेटा? बहुत सारी कॉपीज बिकी, अलग अलग कॉपीज या बहुत सारी कॉपीज उसकी सोल्ड हो गई। द एक्टर्स वर्क फॉर चैरिटी has recently been dash in the press as an attempt to get publicity। कोई व्यक्ति चैरिटी करता है, फिर बाद में पता चलता है कि यार इसने तो पब्लिसिटी के लिए किया है। तो पब्लिसिटी के लिए अगर कोई चैरिटी करेगा तो लोग उसको क्या करेंगे? नीचा दिखाएंगे, भला बुरा बोलेंगे उसको। तो द एक्टर्स वर्क फॉर चैरिटी हैज रिसेंटली बीन डिस्परेज्ड। देखो हैज बीन, या तो हैज बीन के बाद क्या आएगा? डिस्परेजिंग कर रहे हैं, पर उसका जो काम है उसको लोग डिस्परेज करेंगे, मतलब सब्जेक्ट पर क्रिया होगी, इसलिए पैसिव वॉइस होगा। तो क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म आ जाएगा बेटा। तो डिस्परेज्ड। तो हिज द एक्टर्स वर्क फॉर चैरिटी हैज रिसेंटली बीन डिस्परेज्ड इन द प्रेस एज एन अटेम्प्ट टू गेट पब्लिसिटी। Thoughtless dash of media into the domestic grief of the family made everyone rattled। जो थॉटलेस, जो घुसपैठ करी है मीडिया ने उनके घरेलू दुख में, उसने लोगों को रेटल्ड कर दिया या सबको रेटल्ड कर दिया। इसका मतलब बेटा कि लोगों को मतलब ऐसा अजीब सा लगा कि बताओ यार साला वैसे ही लोग परेशान हैं और ये उनके उसमें घुस गए। तो जब हम किसी के क्षेत्र में घुस जाते हैं, किसी के क्षेत्राधिकार में घुस जाते हैं, किसी के एरिया में घुस जाते हैं, तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं बेटा? फोरे। तो थॉटलेस फोरे इसका, मीडिया का। He swore dash on everyone involved in the murder। ये तो किसी और का सेंटेंस आ गया है, ये यहां का सेंटेंस नहीं है ना। मैं सेंटेंस को चेंज कर देता हूं। सेंटेंस लिखा हुआ है द डैश ऑफ इंडियन कैप्टन मेड ऑस्ट्रेलियन टू गिव देयर विकेट्स। तो क्या इंडियन टीम के जो कैप्टन है उनका क्या रहा होगा जिसके कारण ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाड़ी जो होंगे उन्होंने अपने विकेट्स दे दिए? तो क्या रहा होगा बेटा? ऑब्वियस सी बात है यार, गैम्बिट। गैम्बिट का मतलब क्या? चाल। जो भारतीय कप्तान ने चाल चली उससे ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी उनके सारे विकेट गिर गए या उन्होंने अपने विकेट्स दे दिए। अब जो भी चाल चली हो उनने। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रेपोजिशन। सबसे पहले मैं प्रेपोजिशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको, बेसिक सी कुछ। उसके बारे में एक दो पॉइंट है जिनसे एग्जाम में हमारे लिए सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर उसके बाद जो उससे रिलेटेड चीजें हैं जो समझना है वो समझेंगे। लिखा है शी इज इन द किचन, फर्स्ट सेंटेंस। शी स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर्स, सेकंड सेंटेंस। शी इज प्राउड ऑफ आर कंट्री, या यहाँ पर आर की जगह हर कंट्री भी हो सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शी इज इन द किचन। तो यहां पर जो ये इन है, ये शी को और किचन को क्या कर रहा है बेटा? रिलेट कर रहा है कि शी कहाँ है। तो आप कहोगे सर किचन में, तो कौन कहाँ है? तो शी है किचन में। तो ये जो इन है, ये जो ये प्रपोजिशन है, ये शी को, एक प्रोनाउन है जो कि उसको किसी एक नाउन से रिलेट कर रही है। तो प्रेपोजिशन का पहला काम है कि इट रिलेट्स, वो रिलेट करता है किसी नाउन को या प्रनाउन को किसी अन्य नाउन या प्रनाउन से। इन क्या है? इन एक प्रेपोजिशन है जो यहां पर किसी प्रनाउन को किसी नाउन से रिलेट कर रहा है। तो इस प्रनाउन की जगह कोई नाउन भी हो सकता है। तो पहला काम क्या हुआ प्रेपोजिशन का कि किसी नाउन या प्रनाउन से किसी अन्य नाउन या प्रनाउन को रिलेट करना, जोड़ना नहीं।
अब कुछ बच्चे इसको बोल देंगे सर जोड़ भी तो सकते हैं, रिलेट करना। रिलेट करना अलग सेंस है, जोड़ना का मतलब कंजंक्शन हो जाएगा। कंजंक्शन अलग है बेटा और प्रेपोजिशन अलग है हमारा। कंजंक्शन का मतलब जोड़ना होता है, जबकि प्रेपोजिशन का मतलब है संबंध स्थापित करना। जैसे भाई यहां पर शी और किचन में क्या संबंध है, ये इन बता रहा है, इन जोड़ नहीं रहा है। जोड़ने का मतलब जैसे राम एंड श्याम, तो राम और श्याम, तो एंड वहां पर कंजंक्शन है, जबकि यहां पर बेटा इन क्या है, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन रिलेशन बताते हैं। दूसरा, शी स्लिप्ड ऑफ द स्टेयर्स, वो स्लिप हो गई भाई स्टेयर्स से। तो ये जो स्लिप है और ये जो स्टेयर्स हैं, इनके बीच में रिलेशन कौन बता रहा है, ये ऑफ। तो ऑफ क्या बता रहा है कि वो जो है वो स्लिप हो गई, कहां से, स्टेयर्स से। तो जो अब प्रेपोजिशन है किसका संबंध बता रहा है, किसी वर्ब का संबंध किसी नाउन से। अभी नाउन है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो दूसरा काम क्या है प्रेपोजिशन का, इट रिलेट्स अ वर्ब टू अ नाउन और प्रोनाउन। तो दूसरा काम क्या है प्रेपोजिशन का, प्रेपोजिशन का दूसरा काम है कि वो किसी वर्ब को किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करती है। तीसरा, शी इज प्राउड ऑफ आर कंट्री। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि प्राउड क्या है, तो आप बताना, अपने मन में बोल के देखो प्राउड क्या है। प्राउड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, तो आप कहोगे सर प्राउड लिखा है शी के लिए, शी ही तो प्राउड है, तो शी एक प्रोनाउन है। जो प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, एडजेक्टिव। तो प्राउड क्या है यहां पर, तो भाई प्राउड जो है हमारा, प्राउड यहां पर एडजेक्टिव है। और हमारा देश, ये क्या है देश, ये एक नाउन है। तो यहां पर एडजेक्ट जो प्रेपोजिशन है ये किसी एडजेक्टिव को किसी नाउन या प्रोनाउन से जोड़ रहा है। तो बेसिकली जोड़ रहा है या रिलेट कर रहा है, ज्यादा बेटर है। तो मैं कहूं अगर आपसे कि प्रेपोजिशन का काम क्या है, तो आप कहोगे सर पहला काम है कि प्रेपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करता है। दूसरा, जो प्रेपोजिशन है वो किसी वर्ब को किसी नाउन या प्रोनाउन से जोड़ता है। तीसरा, जो प्रेपोजिशन है वो किसी एडजेक्टिव को किसी नाउन या प्रोनाउन से जोड़ता है। तो ले दे के एक बात हमको समझ में आई कि अल्टीमेटली किसी प्रेपोजिशन के बाद लिखा क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन। अरे हाँ कि नहीं भाई, कोई प्रेपोजिशन है उसके बाद तीन केस देखे हमने, तो तीनों ही केस में प्रेपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन अल्टीमेटली। अब यहां पर आप एक चीज समझो, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है, बहुत काम का पॉइंट है हमारे लिए। मैंने आपको एक चीज समझाई कि प्रेपोजिशन तीन काम करता है। क्या क्या करता है बेटा, तो प्रेपोजिशन एक काम क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से। दूसरा क्या है कि प्रेपोजिशन जो है किसी वर्ब को किसी नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करता है। तीसरा काम क्या है कि प्रेपोजिशन जो है किसी एडजेक्टिव को किसी नाउन या प्रोनाउन से कनेक्ट करता है, रिलेट करता है। तो तीनों ही सिचुएशन में प्रेपोजिशन के बाद क्या आ रहा है, नाउन या प्रोनाउन। और इसी बात का फायदा उठाता है कौन, एग्जामिनर। कैसे, आप देखो लिखा है आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ। इफ आई आस्क यू कॉन्फिडेंट यहां किस मीनिंग में यूज हुआ है, तो आप कहोगे सर कॉन्फिडेंट आई है, आई एक प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव है। इसका मतलब कॉन्फिडेंट यहां एडजेक्टिव है। ऑफ एक प्रेपोजिशन है, हाँ सर हम तो जानते हैं, पर ये तो वर्ब लिखा हुआ है ना, तो क्या किसी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आ सकता है? आप कहोगे नहीं सर, प्रेपोजिशन के बाद तो वहां पर नाउन आना चाहिए, प्रोनाउन आना चाहिए, तो अब तो गड़बड़ हो गई। तो गड़बड़ कुछ नहीं हुई है। जब हमको किसी वर्ब को नाउन बनाना होता है तो हमारे पास दो उपाय हैं उसके। पहला उपाय है या तो उसको इन्फिनेटिव बना दिया जाए, मतलब 2+V1 में कन्वर्ट कर दिया जाए, या फिर उसको जिरंड बना दिया जाए, मतलब V1+ing में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्योंकि यहां पर एक प्रेपोजिशन ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए मैंने इस वर्ब को नाउन बनाने के लिए जिरंड वाला जो ऑप्शन है उसको प्रेफर किया।
तो यहां पर क्या आया बेटा, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। इसी बात से ये रूल निकला कि वर्ब आफ्टर प्रेपोजिशन अदर देन टू, है ना, टू को छोड़कर, वर्ब आफ्टर, ये आफ्टर है ना, सॉरी रुक जाओ, ये आफ्टर लिखना चाह रहा हूं, AFTER, आफ्टर अदर देन टू शुड बी फॉलोड बाय अ जिरंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ये वर्ब है, वर्ड नहीं है। चलो अब सही हो गया। वर्ब आफ्टर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद लिखा हुआ वर्ब अदर देन टू, टू को छोड़कर। टू को क्यों छोड़कर, क्योंकि टू आएगा तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। अभी सिखाऊंगा भी मैं, हमारे पास चैप्टर है अगला, मतलब अगला तो नहीं, मतलब इसमें आएगा हमारा पार्टिसिपल आएगा, जिरंड आएगा, प्रेपोजिशन जो हमारे एग्जाम के काम के हैं। तो वर्ब आफ्टर प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद लिखा वर्ब अदर देन टू, टू को छोड़कर, शुड फॉलोड बाय, उसके साथ यूज होना चाहिए जिरंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। मतलब उसके साथ कैसा यूज होगा, जिरंड फॉर्म यूज होगा। किसका, वर्ब का। किसका जिरंड फॉर्म यूज होगा, वर्ब का जिरंड फॉर्म यूज होगा। किसके बाद, अगर कोई प्रेपोजिशन है, जैसे यहां पर प्रेपोजिशन क्या है, ऑफ, इसके बाद वर्ब लिखा है, हां सर लिखा है, ये टू है क्या, नहीं है, तो इसके बाद जो वर्ब लिखोगे वो किस फॉर्म में आएगा, जिरंड फॉर्म में आएगा। तो जिरंड कैसे बनाते हैं, लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा और ये आपको याद भी रहेगा बहुत अच्छे से, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब ये मैंने आपके लिए चार्ट बनाने की कोशिश की है ना, आप इसको पॉज करके, पहले मैं समझा देता हूं, फिर आप इसको पॉज करके ड्रॉ करने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर चार जो फेमस प्रेपोजिशन है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं और उनके जो फेमस यूज हैं वो समझाने की कोशिश की है। सबसे पहला प्रेपोजिशन है एट। एट का ट्रांसपोर्टेशन में कोई यूज नहीं है, मतलब आप एट को ट्रांसपोर्ट के साथ, कोई भी ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रक, कार, बाइक, इन सब के साथ यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको एट का यूज टाइम के साथ करना है तो वो एग्जैक्ट टाइम बताता है। जैसे तुम मुझसे कब मिलोगे, तो आपने कहा सर 10 बजे, फिर 10 बजे क्या है, एग्जैक्ट टाइम। ट्रेन आएगी, ट्रेन कब आएगी सर 5 बजे, तो 5 बजे क्या है, एग्जैक्ट टाइम है। तो अगर आपको एग्जैक्ट टाइम बताना है तो किसका यूज करोगे आप, एट का। ऐसे ही अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, कैसे एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है, कि आपको यह बताना है कि कोई चीज इस स्थान पर है। जैसे मैं कहूं कि तुम कहां रहते हो या तुम अभी कहां पर हो, तो मैं किसी कोचिंग का नाम ले लेता हूं ना, एट XYZ इंस्टीट्यूट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कहां हो अभी, XYZ इंस्टीट्यूट पर, किसी इंस्टीट्यूट का नाम हो सकता है। तो जब एग्जैक्ट लोकेशन बतानी होगी तो आप किसका यूज करोगे, एट का। एट का यूज ट्रांसपोर्टेशन में नहीं होता, एट का यूज टाइम बताने में होता है पर एग्जैक्ट टाइम बताने में। एट का यूज प्लेस बताने में होता है पर एग्जैक्ट प्लेस या एग्जैक्ट लोकेशन बताने में होता है, ठीक है। तो ये हो गया किसका यूज, हमारा एट का यूज हो गया। ये वाला एग्जांपल आप यहां पर लिखना, लोकेशन वाले, मैं यहां से वाइप करता हूं उसको। दूसरा है हमारा ऑन। ऑन का यूज कहां होगा, तो ऑन का यूज होगा बिफोर द व्हीकल्स दैट कांट बी जनरली ओन्ड। ऐसे व्हीकल जो सामान्यतः लोगों के द्वारा ओन नहीं किए जाते या सामान्यतः लोगों के नहीं होते। इसको कई बुक्स में ऐसा रेफर किया गया बेटा, या कई टीचर इसको ऐसा बताते हैं कि ऐसे व्हीकल जो बहुत बड़े हैं, ग्रैंड हैं, तो आप उसको वैसा समझ लो कि या तो कोई व्हीकल जो बहुत बड़ा है, या सामान्यतः वो हर व्यक्ति या व्यक्तिगत नहीं होते, है ना, मतलब ऐसा नहीं कि किसी के भी हो सकते हैं वो। तो ऐसे व्हीकल के साथ हम क्या लगाएंगे ट्रांसपोर्टेशन में, ऑन। जैसे बड़े बड़े व्हीकल होते हैं ना, बस, ट्रक, ट्रेन, एयरप्लेन। अब भाई हर एक इंसान की तो बस होती नहीं, या बस का साइज जरा सा तो होता नहीं, वो तो बड़ी होती है। तो चाहे आप उसके एरिया के हिसाब से देखो तो ऑन आएगा, चाहे आप उसको ऐसा समझो कि यार सामान्यतः वो हर एक व्यक्ति की नहीं होती, इसलिए हम ऑन लगाते हैं, याद रखने के लिए। अगर आप ऑन का यूज टाइम के साथ देखो तो
इसमें ऐसा होता है बिफोर डेज, ये यहां पर क्लेज नहीं है, ये डेज है। तो बिफोर डेज मतलब दिनों के पहले, यहां लिख देता हूं मैं अलग। तो दिनों के पहले, कैसे दिनों के पहले? जैसे मैं कहूं ऑन संडे, मैं पूछ रहा हूं तुमसे तुम कब मिलोगे मुझे, तो आपने कहा सर संडे को मिल पाएंगे, संडे कोई टाइम है अपने पास, ऑन संडे। वो यहां कब आएगा? आप कहो सर ट्यूसडे को आएगा सर, वो ऑन ट्यूसडे। तुम उससे कब मिले? सर मेरे बर्थडे पर मिला मैं, तो बर्थ में भी डे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ऑन बर्थडे या ऑन माय बर्थडे, जैसा लिखना चाहो आप, कोई समस्या नहीं है ना। अब इसमें वैलेंटाइन डे भी है आपका, क्रिसमस डे भी है आपका। जनरली जब आप को का सेंस देते हो ना हिंदी वालों के लिए, कि इस दिन को या इस दिन, कि मंडे को, ट्यूसडे को, वैलेंटाइन डे को, क्रिसमस डे को, मेरे बर्थडे को, कहीं भी, तो आप किसका यूज करोगे बेटा? ऑन का। तो ये टाइम हो गया। अगर ऑन का यूज लोकेशन में करना है तो इसकी इमेज मैं ऐसे बनाना पसंद करता असल में। ये एक टेबल है, आप ये इमेजिन करो, और इस टेबल के ऊपर कोई एक आर्टिकल रखा है, वो बनाना वैसे ही चाह रहा है पर ड्रॉ सही नहीं हुआ है वो। तो अगर कोई टेबल है, टेबल के ऊपर कोई वस्तु रखी है, जैसे मेरा ये हाथ है, इसके ऊपर मैंने मार्कर रखा, तो ये क्या हो गया? द मार्कर इज ऑन माय पाम, तो मेरे पाम, मेरे हथेली के ऊपर रखा है ये। तो जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है तो हम क्या यूज करते हैं बेटा वहां पर? ऑन का। बात समझ में आ रही? आगे देखो, इनका यूज ट्रांसपोर्टेशन में कहां होगा? बिफोर द व्हीकल्स दैट आर जनरली ओन्ड, ऐसे व्हीकल जो जनरली लोगों के होते हैं सामान्यतः, जैसे कोई बाइक खरीद सकता है, कार खरीद सकता है, तो जनरल सामान्यतः लोगों के होते हैं। या फिर मैं इसको कैसा कह सकता हूं, जैसे टीचर कहते हैं कि इसको जो आकार में कंपेरेटिवली छोटे होते हैं, तो छोटे कैसे होते हैं बेटा? जैसे कार हो गया, टैक्सी हो गया, कैब हो गया, है ना। बस एक चीज ध्यान रखनी है, जो बाइक है या बाइसिकल है उनके लिए ऑन आता है, यहां पर आप लिख लेना है ना, एक्सेप्शन है बेटा ये, ठीक है। ऑन बाइक या ऑन द बाइक या ऑन द बाइसिकल। अब आपको मान लो इनका यूज करना है किस सेंस में? टाइम के सेंस में। तो टाइम जब बहुत ग्रैंड हो, बहुत क्या हो? बड़ा हो, जैसे मैं कहूं कि हफ्तों में, तो हफ्तों में कैसे लिखेंगे? इन वीक्स। मैं कहूं महीनों में, तो कैसे लिखोगे बेटा? इन मंथ्स, इन ईयर्स, इन सेंचुरीज, इन डिकेड्स। कोई भी समय जो क्या है? विशाल है, बड़ा है, तो आप वहां पर क्या लिखोगे? इन का यूज करोगे। एक चीज और एक्सेप्शन में यहीं पर नोट करना, आप जब भी कोई साल लिखोगे ना, कि 2020 में लिखना नहीं चाहूंगा, बहुत बुरा साल था, आपको भी पता है, तो साल नहीं लिखूंगा मैं, कोई भी साल है, कि बोले यार इस साल में ये काम हो जाएगा, तो मैं का जब सेंस देते हैं कि इस साल में ऐसा होगा, इस साल में मैं ऐसा करूंगा, तो आप वहां पर लिख सकते हो इन 2019, इन 2021, इन 2022। तो इसमें क्या होगा? इसका सेंस क्या होगा? कि इस साल में, ठीक है। तो वहां पर अगर कोई ईयर आता है तब भी आप क्या लगा सकते हो? वहां पर इन लगा सकते हो। ये आपको साइड में याद रखना है, ठीक है। इनका यूज लोकेशन में कहां होगा? तो जब किसी के अंदर कोई चीज बंद है, देखो ये इसके अंदर बंद है ना, ये अभी ये कहां था? इसके ऊपर रखा था तो ऑन लगाया था, अभी ये इसके अंदर बंद है तो क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, उसके अंदर है। अंदर बताने के लिए, जैसे मैं इस रूम के अंदर हूं, आई एम इन दिस रूम, इस रूम में हूं। जैसे शी कहां थी? वो किचन में थी, तो शी इज इन द, यस शी वॉज इन द किचन। अगर आपको बाय का यूज करना है तो आप इसका यूज कैसे करोगे? इसका यूज करोगे टू आंसर द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कि आप यहां कैसे आए, कैसे आए, तो कैसे लिखेंगे? हाउ डिड यू गेट, डू या डिड जो भी है, पास्ट है तो डिड लगा दिया, हाउ डिड यू गेट हियर या देयर जो भी हो सकता है। आप यहां कैसे आए, तुम वहां कैसे गए, तुम यहां कैसे आते हो, वो वहां कैसे जाता है। ये सब बताने के लिए आप किसका यूज करोगे? बाय का।
जैसे मैंने तुमसे पूछा कि तुम यहां कैसे आए थे, तो आप कहोगे सर बाय कार। रोहन यहां कैसे आता है डेली, सर बस से आता है सर, बाय बस। लेकिन बस एक समस्या है कि जब बाइक होगा या बाइसिकल होगी तो ऑन आएगा वहां पर, बाय नहीं आएगा। ये याद रखना हमको। कुछ एक्सेप्शन है जो बताते चल रहा हूं। बाय का यूज टाइम में कैसे होगा, तो बाय का यूज टाइम में ऐसे होगा जब मेरे को बोलना होगा कि यार एक बार बताओ तुम ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट कर लोगे। तुमने कहा सर मंडे तक हो जाएगा सर। कब तक हो जाएगा, मंडे तक। तो जब आप एंड टाइम बताते हैं जैसे कि बाय मंडे, तुम्हारा ग्रेजुएशन कब तक हो जाएगा, सर 2020 तक हो जाएगा, 20 तो चला गया, 2022 तक हो जाएगा सर। तो कैसे लिखोगे आप बेटा, बाय 2022, 2022 तक। तो जब आप तक का सेंस दोगे, एंड टाइम बताओगे तो बाय, जब आप पर्टिकुलर डे बताओगे तो क्या लगा दोगे, ऑन। अच्छा ये देखो, जैसे ऑन और यहां पर बाय में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने कहा ऑन मंडे, ऑन मंडे मतलब मंडे को, बाय मंडे मतलब मंडे तक। मंडे तक और मंडे को दोनों में अंतर है, आप समझ सकते हैं। ये यहां पर असल में दो बिल्डिंग बनी हुई है ना, बिल्डिंग समझो आप उनको, बॉक्स नहीं। और उसके पास है कोई चीज, जब कोई चीज किसी के पास होती है तो आप उसको ऐसा लिखते हो, इसको ज्यादातर आप ऐसा लिखते हो नियर बाय। नियर बाय का मतलब क्या होता है, पास में। जैसे नियर बाय माय हाउस, मेरे घर के पास में। नियर बाय द बस स्टैंड, बस स्टैंड के पास में। नियर बाय दैट होटल, उस होटल के पास में। तो जब आप लोकेशन के सेंस में यूज करोगे बाय का, तो उसका मतलब क्या होगा बेटा, कि किसी के बगल से, किसी के बगल से तो नहीं कहना चाहिए, बिसाइड हो जाएगा, किसी के पास में अगर आपका सेंस देना है तो नियर बाय आएगा। मैं एक बार पूरा रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनना। एट का यूज ट्रांसपोर्टेशन में नहीं होता, टाइम में एग्जैक्ट टाइम बताता है और प्लेस में एग्जैक्ट प्लेस बताता है एट। ऑन का यूज कहां होता है, ऐसे व्हीकल्स के लिए होता है जो व्हीकल्स क्या होते हैं, या तो बड़े होते हैं या सामान्यतः व्यक्तिगत नहीं होते, मतलब हर एक व्यक्ति उसे नहीं खरीद पाता। ऑन का यूज टाइम में कहां होता है, तो ऑन का यूज ऐसे टाइम में होता है जब हमको को का सेंस देना होता है। जैसे उस दिन को, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन बर्थडे, ऑन वैलेंटाइन डे, ऑन क्रिसमस डे, कुछ भी हो सकता है। ऑन का यूज कहां होगा, प्लेस के सेंस में बेटा, जब कोई चीज है, कोई सरफेस है, उसके ऊपर कोई वस्तु है तो ऑन आ जाएगा, ऑन द टेबल। इन का यूज ट्रांसपोर्टेशन में कहां होगा, बिफोर द व्हीकल्स, ऐसे व्हीकल्स जो साइज में छोटे हैं या फिर जिनको हम कह सकते हैं कि सामान्यतः व्यक्तिगत हो सकते हैं। इनका यूज और कहां होगा, तो इनका यूज होगा जैसे हमको कोई ग्रैंड टाइम बताना है, बड़ा समय बताना है, जैसे हफ्तों में, महीनों में, सालों में, इन वीक्स, इन मंथ्स, इन ईयर्स। इनका यूज लोकेशन में कहां होगा, तो जब कोई चीज किसी के अंदर है तब लोकेशन बताते हैं उसकी, इन द बॉक्स, इन द रूम, ऐसा। बाय का यूज कहां होगा ट्रांसपोर्टेशन में, एक सवाल का जवाब देने के लिए कि कोई कहीं कैसे आता या कैसे जाता है ना, जैसे बाय बस, बाय कार, ऐसा। बाय का यूज टाइम में कहां होगा, तो एंड टाइम बताने के लिए कि इस समय तक, उस समय तक, ऐसा। बाय का यूज प्लेस में कहां होगा, तो बाय का यूज प्लेस में होगा जब हम किसी को किसी के पास बता रहे होंगे, कि उस चीज के पास, उस चीज के नजदीक, नजदीक बताने के लिए। ठीक है, इसको एक दो बार आप रिपीट करना, आपको समझ में आएगा। अब इनके आगे देखते हैं हम भाई, कुछ चीजें हैं, कुछ वर्ड है, या कुछ प्रेपोजिशन स्पेसिफिक जिनको हम समझेंगे। एबव एंड ओवर। एबव एंड ओवर को अगर मैं ऐसे समझाना चाहूं, ड्राइंग पर मत जाना, मेरी थोड़ी ज्यादा खराब है। जैसे कोई पेड़ है, पेड़ ज्यादा ऊपर बन गया, थोड़ा नीचे बना लेते। देखो, जैसे मैंने कोई पेड़ बनाया, ये कोई पेड़ है ना, इस पेड़ के ऊपर कोई पक्षी है, वो उड़ रहा है इस पेड़ के जस्ट ऊपर। तब आप वहां पर एबव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा, एबव का। जैसे मेरे सर के ऊपर ये छत है, तो किसके ऊपर है, मेरे सर के ऊपर, तो द रूफ इज अबव माई हेड, मेरे सर के ऊपर है। तो जब आप किसी चीज के ऊपर, किसी
कहना चाहिए किसी स्पेस, स्पेस तो नहीं कहूंगा मैं, किसी स्तर या कोई जो फ्लैट जो वो है स्पेस है आपका, उसके ऊपर कोई चीज है, तो आप किसी के ऊपर जब बताओगे आप, तो आप किसका यूज करोगे? एबव का, के ऊपर। ओवर का मतलब भी के ऊपर ही होता है, पर उसका सेंस कहीं निकलते हैं। जैसे जब आप किसी चीज को एक छोर से दूसरे छोर बताओ, जैसे ये नदी है और नदी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, तो ब्रिज कैसा होगा? एक छोर से दूसरे छोर, फ्रॉम वन साइड टू द अनदर, दूसरी साइड तक। टू द अदर कहना ज्यादा बेटर है कि एक छोर से दूसरे छोर तक। या फिर मैं क्या कहूं कि जैसे कोई एक एरिया है, कैसे एरिया है भाई? कोई एक रीजन है, जैसे इंडिया है, मैप बहुत अच्छा तो नहीं आता मेरे से, मान लो ये इंडिया का मैप है, तो मैं कह रहा हूं यार भारत, पूरे भारत में ना करप्शन फैला हुआ है साला, तो द करप्शन इज प्रेजेंट इन ऑल ओवर द इंडिया, पूरे भारत में फैला हुआ है, ऑल ओवर इंडिया। तो कोई चीज जो किसी रीजन में अगर प्रेजेंट है, तो उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ओवर का। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। एवर्ब एंड ओवर मीन्स हायर देन, दोनों का मतलब से ऊंचा होता है, बट ओवर कैन ऑल्सो मीन फ्रॉम वन साइड टू अनदर। यहां पर अनदर की जगह आप अदर लिखना, कि ओवर का मतलब क्या हो सकता है? एक छोर से दूसरे छोर तक। एंड एवर्ब एंड कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। एंड कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट, इसी के बारे में बात कर रहा है, ओवर के बारे में। टू इंडिकेट प्रेजेंस, PRESC, एंड टू इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ समथिंग इन अ पर्टिकुलर रीजन। जैसे मैंने कहा कि एबव और ओवर दोनों का मतलब क्या होता है? से ऊंचा। तो जैसे किसी चीज से कोई चीज सीधी सीधी ऊंची है, तो वो क्या है? वहां पर एबव है। जैसे मेरे सर के ऊपर कोई चीज है ना, किसी टावर के ऊपर कुछ उड़ रहा है, मकान के ऊपर कुछ उड़ रहा है, या कोई चीज है स्थित है, तो वहां पर आप क्या लगाओगे? एबव। एक छोर से दूसरे छोर बताना हो, फ्रॉम वन साइड टू अदर, तो वहां पर क्या लगाओगे? आप ओवर लगाओगे। और ओवर क्या बताता है? ये इंडिकेट करता है किसी चीज की प्रेजेंस इन अ पर्टिकुलर रीजन, किसी क्षेत्र में कोई चीज क्या है? प्रेजेंट है। जैसे भारत में करप्शन क्या है? प्रेजेंट है, बहुत अच्छे से जानते हैं आप। तो ओएबव का क्या मतलब हुआ? किसी के ऊपर। ओवर का क्या मतलब हुआ? या तो उस रीजन में, किसी सर्टेन रीजन में कोई चीज विद्यमान है, या फिर एक छोर से दूसरे छोर का सेंस है। अंडर, बिलो और बीनीथ क्या है? अच्छा, इसमें क्या है, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं ये एक प्रेपोजिशन, इसका एक और एक्सपेक्ट है, दूसरे तरीके से भी पढ़ते हैं, जिसमें कुछ कॉमन भी होंगे, वो भी मैं अलग से पढ़ाऊंगा लास्ट में, वो अलग से लास्ट में मैं आपको ऐड करूंगा। तो अगर अंडर, बिलो और बीनीथ का सेंस देखें, तो एबव और ओवर का मतलब था किसी से ऊंचा, जबकि अंडर, बिलो और बीनीथ का क्या मतलब है? तो अंडर एंड बिलो मीन लोअर देन, किसी से नीचे। बट अंडर इंडिकेट कॉन्टेक्ट, अंडर क्या बताता है? कॉन्टेक्ट बताता है कि कोई चीज किसी चीज से क्या है? टच में, नीचे तो है पर टच में है। अंडर कैन ऑल्सो मीन एन एक्शन इन प्रोग्रेस, एन एक्शन, प्रोसेस इन प्रोग्रेस, एन एक्शन और प्रोसेस लिखना चाह रहा वो, सॉरी शक्तिमान, ऐसा हो जाएगा एन एक्शन, ऐसा। अंडर कैन ऑल्सो मीन एन एक्शन और प्रोसेस इन प्रोग्रेस। जैसे मैं कहूं यार कि एक बार बताओ, ब्रिज का काम हो गया? आपने कहा नहीं सर, ब्रिज तो अभी बन रहा है, अंडर प्रोसेस है, मतलब चल रहा है। सर पेमेंट हो गया तुम्हारा? पेमेंट हो गया फॉर्म का? नहीं सर, अंडर प्रोसेस। मतलब कोई चीज जो प्रोसेस में है, उसको बताने के काम भी कौन आता है? अंडर। एंड इट ऑल्सो इंडिकेट्स, और वे बताता, और क्या बताता है? समवन इज जूनियर, कोई आपसे जूनियर है। जैसे मैं कहूं कि यार रोहन क्या करता है, तो आप कहोगे सर ही वर्क्स अंडर मी, वो मेरे नीचे काम करता है, मतलब मेरे अंडर में काम करता है, मेरे से जूनियर है। बीनीथ ऑल्सो मीन्स लोअर देन, बीनीथ ऑल्सो मीन लोअर देन, यहां लोअर हो जाएगा, बट इट इज यूज्ड इन एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग,
अच्छा, बीनीथ का मतलब भी है कि से नीचे, बीनीथ का मतलब भी क्या है, किसी से नीचे, पर जो बीनीथ का मतलब है वो भावनात्मक तौर पर होता है। जैसे मैं कहूं कि आपके फादर कोई ऑफिसर हैं और मैं आपसे कहूं कि यार वो पानी पताशे आते हैं ना, पानी पूरी, जो भी कहते होंगे आपकी लोकल लैंग्वेज में, मैं कहूं उसका ठेला लगा लो आप, तो आप कहोगे सर ये मेरे स्टैंडर्ड से नीचे है। अब स्टैंडर्ड से नीचे है तो ना तो वो अंडर होगा ना तो वो बिलो होगा। स्टैंडर्ड से नीचे मतलब क्या, आपका एक स्तर है, उस स्तर से छोटा है, नीचे है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग में आएगा ना। तो उस एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग को बताने के लिए आप किसका यूज करोगे, विनीत का। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेटा जो दिखाई नहीं देता, जो दृश्य नहीं है, वही तो एब्स्ट्रैक्ट है। तो हमने यहां पर 5 प्रेपोजिशन पढ़े, एवब, ओवर, अंडर, बिलो, बीनीथ, और उससे पहले क्या पढ़ाया मैंने आपको, उससे पहले एट, ऑन, इन और बाय। लिखा है वर्किंग डैश या अंडर हिम इज बीनीथ माय स्टैंडर्ड सैड रोहन। रोहन ने कहा कि उसके अंदर काम करना मेरे स्टैंडर्ड से नीचे है। तो वर्किंग अंडर हिम मतलब बेटा अंडर क्या बताता है, जूनियर बताता है, तो उसके अंदर काम करना। इज बीनीथ माय स्टैंडर्ड, मेरे स्टैंडर्ड से नीचे है। तो बीनीथ क्यों लगाया यहां पर, क्योंकि स्टैंडर्ड की बात हो रही है तो बीनीथ लगा दिया। उससे जूनियर की बात हो रही है तो अंडर लगा दिया। द डार्केस्ट क्लाउड्स पास्ड ओवर द सिटी ऑन मंडे। भाई जो क्लाउड्स थे, जो बादल थे, वो शहर से होकर गुजर गए। तो शहर से होकर गुजर गए मतलब एक छोर से एंटर हुए और दूसरे छोर से क्या हो गए, पास हो गए। तो जब किसी कोई चीज एक छोर से दूसरे छोर हम बताते हैं तो वहां ओवर लगाते हैं। तो एक छोर से आए होंगे बादल और दूसरे छोर क्या हो गए, पास हो गए। अब मंडे को ऑन मंडे क्यों लिखा है, क्योंकि मंडे को ऐसा हुआ कि बादल आए और गुजर गए, तो ऑन मंडे। सारे मिक्स कर रखे हैं मैंने इसमें। एट 10 o'clock yesterday he came to meet me। अब 10 o'clock चूंकि ये एग्जैक्ट टाइम है तो वहां क्या लगाएंगे, हम एट लगाएंगे। द थीप स्टोल अ ह्यूज अमाउंट एंड पुट इट डैश हिज बेड। यहां पर फिलर बना देना। तो थीप जो था उसने एक बड़ा अमाउंट चुराया और उसे छुपा दिया। तो जब कोई आप चीज आप छुपाओगे, किसके नीचे छुपा रहा हो, बेड के नीचे। तो बेड के नीचे जब आएगा तो के नीचे का सेंस आएगा। तो के नीचे का सेंस आएगा तो क्या मैं वहां पर अंडर लगाऊं, बिलो लगाऊं कि बीनीथ। तो कोई कहेगा सर बिलो भी तो हो सकता है। तो बिलो का सेंस ऐसा है कि वहां लिखा नहीं है भले, पर अंडर कांटेक्ट बताता है। जबकि बिलो का क्या सेंस होता है, वो ऐसे होता है कि जैसे ये टेबल है, इस टेबल के नीचे कोई बिल्ली बैठी है। तो द कैट इज सिटिंग बिलो द टेबल। बिलो द टेबल का मतलब टेबल के नीचे। तो बिलो का मतलब के नीचे तो होता है, पर बिलो में क्या होता है, स्पेस होता है दो सरफेस के बीच में। जबकि अंडर में कोई उनके बीच में कांटेक्ट, मैं कहूं कि कोई स्पेस नहीं होता, कांटेक्ट होता है। तो अब ये जो बिल्ली है ये टेबल से चिपक के तो नहीं बैठ सकती, ऊपर जाके चिपक जाएगी, उसके नीचे ही बैठेगी। तो दो सरफेस में गैप होगा तो क्या आएगा, वहां पर बिलो आएगा। लेकिन जब कोई चोर या कोई भी जब कोई चीज छुपाएगा बेड के नीचे तो वो तो कांटेक्ट में आएगा ना, तभी तो छुपेगा। नहीं तो अगर नीचे रख देगा तो गैप नहीं हो जाएगा। और इसको और अच्छा लिखना चाहेगा तो बेडशीट लिख देगा, जो भी लिखना चाहेगा। तो यहां पर क्या आएगा, द थीफ स्टोल अ ह्यूज अमाउंट एंड पुट इट अंडर हिज बेड। अपने बेड के नीचे उसको छुपा दिया। ही टोल्ड दैट ही टोल्ड, उसने कहा कि उसके थे, पास्ट में है ना। तो ही टोल्ड दैट ही हैड मैनी फ्रेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि दुनिया भर में उसके दोस्त हैं। तो भाई दुनिया क्या हो गई, एक रीजन हो गई। और इस रीजन में अगर कोई चीज विद्यमान है, प्रेजेंस है कि प्रेजेंट है, प्रेजेंस है किसी चीज की, तो वहां पर क्या लिखोगे आप, ओवर ही लिखोगे। तो उसने कहा था कि उसके दोस्त थे पूरी दुनिया भर में, तो रीजन में कोई चीज है तो वहां पर ओवर लगा दिया। यस्टरडे ही केम टू मीट मी, वह मुझसे मिलने आया। कैसे आया, बाय बस, बस से, बाय बस हो गया। तो ये एक पार्ट हुआ हमारे प्रेपोजिशन का जो आगे का पार्ट है वो मैं आपकी क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, प्रोबेबली कल ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
जो मैंने अभी आपको पढ़ाया इसको रिवाइज करना आप। जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा मैं आपको एक छोटी सी 25 क्वेश्चन की शीट दूंगा। मैंने पहले ही कहा जो जो कंटेंट मेरे पास अवेलेबल होगा अब वो धीरे धीरे मैं आपको और प्रोवाइड करते हुए चलूंगा। बस आप प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस बनाए रखें, लेक्चर को बार बार देखें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती आपके पास अवेलेबल है उसको रिपीट करें। कोई डाउट होता है मेरे को डाउट बताएं और बहुत अच्छा परफॉर्म करें। आपके माँ बाप को, आपके चाहने वालों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। थैंक यू सो मच। मैं प्रशांत कुमार मिश्रा साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू सो मच। गुड डे। जय हिंद।